हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है और इसमें हमने संधारित्रों के संयोजन की बात की थी। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया था और आपके सामने कुछ दिख ही रहा होगा न्यूमेरिकल जो उस पर आधारित है और उनको सरल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत कम न्यूमेरिकल था। इस सीरीज पर संधारित्रों के सीरीज जो संयोजन होता है इस पर बहुत कम न्यूमेरिकल था, एक दो था केवल। तो हमने ये न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की किताब से लिया हुआ है। 4 न्यूमेरिकल लिया है जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बस 2 टॉपिक बचेगा आपका, वो होगा प्रतिरोध के साथ जब कैपेसिटर जुड़े रहते तो क्या बात होती है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो हमने नहीं लिया है उनको हम जब विद्युत चालन पढ़ लेंगे, यानी किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब पढ़ लेंगे तब हम उनको लेंगे। तो लगभग ये चैप्टर आपका समापन पर ही है, केवल एक टॉपिक और बचा है, ऊर्जा घनत्व। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, एक इस टाइप का हमारा बना हुआ है संयोजन A2B, C1 C2 C3 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और बताना है इनका तुल्य संधारित्र तुल्य धारिता A2B यानी AB की तुल्य धारिता बतानी है आपको। तो आप देख रहे हैं बच्चों की समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा था, जगह कम है, यह भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जब संधारित्र एक के बाद एक जुटते हैं, जैसे एक ऐसे जुट रहा है, फिर ऐसे जुट रहा है, फिर ऐसे जुट रहा है, तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। परंतु अगर संधारित्र का एक सिरा, मतलब कई संधारित्र हैं उनका एक सिरा एक बिंदु से है, जैसे ऐसे संधारित्र है 2-3 ठो, उनका एक सिरा एक बिंदु से है और एक सिरा दूसरे बिंदु से है, इस प्रकार से अगर कैपेसिटर जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं समांतर क्रम संधारित्र। समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन है। तो यहां पर देखते हैं, इस संधारित्र का ये सिरा यहां पर जुड़ा है और इन दोनों संधारित्र का ये सिरा भी यहीं पर जुटा है। इस पर ये 1 2 3, ये 1 2 3 एक पॉइंट पर है, ठीक है। 4 5 6, ये 4 5 यहां से जुट के ले जाके यहां पर जोड़ा है और ये यहां पर ऑलरेडी। यहां से हमें समझ में आया कि ये क्रम जो है वो समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में है। तो तुल्य धारिता समांतर क्रम में आराम से होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में यही पढ़ा था, तो इसकी ये तुल्य धारिता हो जाएगी, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। ये C1 समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, जब हमने निकाला था C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा करके निकाला था, तीनों C1 C2 C3 समांतर क्रम संयोजन है। एक बात और याद रखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं स्लिप कर रहा हूं, हो गया बच्चों। ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में, क्योंकि ये दो सिरा, एक इसका एक इस प्लेट का और एक इस प्लेट का एक पॉइंट बी पर है और ए पर इसका एक सिरा और इन दोनों का एक एक सिरा, यानी एक एक प्लेट पॉइंट ए पर है। इसका मतलब एक पॉइंट से एक प्लेट जुटा है सभी का और दूसरे पॉइंट से दूसरा प्लेट सभी का जुटा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इनकी तुल्य धारिता इस प्रकार से होगी। बच्चों 2-3 ठो नोट पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो होता जाएगा उसको हम स्लिप करते जाएंगे। नंबर 1 बात, समांतर क्रम संयोजन में विभव कांस्टेंट होता है, विभव नियत होता है। और दूसरी बात, दूसरी नोट लिख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत होता है ना।
इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद जो सवाल लगाएंगे हम, हो सकता है इसका यूज हो। स्लिप करें, नोट कर लिए होंगे, आई होप ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड 2000 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि संपूर्ण धारिता है। इस पूरे परिपथ की संपूर्ण धारिता आपको बतानी है। संपूर्ण धारिता पहला ले रहे हैं, इसका संपूर्ण धारिता। चलिए इसको मैं ले रहा हूं C1, इसको C2, इसको C3, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि C1 C2 किस क्रम में है भाई, एक प्लेट एक सिरे से फिर दूसरे के प्लेट का पहला प्लेट और तीसरे प्लेट का पहला प्लेट जुटे हुए हैं। इसका मतलब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ऐसे जुटे हुए हैं। ये फिर ये ऐसे करके जुटे हुए हैं। ये नहीं कि एक प्लेट एक सिरे से और एक प्लेट दूसरे सिरे से नहीं जुटे हुए, एक के बाद एक लगे होते हैं। इस प्रकार का इसका संयोजन जो होता है, आप थोड़ा सा इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए। तो इस प्लेट का ये वाला सिरा और इस प्लेट का ये वाला सिरा, ये इस प्लेट से जाके जुटा है, फिर ये सिरा ऐसे गया, फिर ये सिरा ऐसे गया, फिर यहाँ पे आके दोनों ऐसे जुटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल समझने कि ये दोनों श्रेणी क्रम संयोजन हैं, क्योंकि एक के बाद एक, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था हमने कि पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट और दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट अगर इस प्रकार से संधारित्र जुड़े हुए हों तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसकी तुल्य धारिता पहले यहाँ पर निकालते हैं। तो मान लेते हैं इसकी तुल्य धारिता, माना इसकी तुल्य धारिता C है, तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। यही सूत्र पढ़ा है हमने। 1/C बराबर 1/C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर इनका एलसीएम जब लेंगे 1/C = हो जाएगा 6 होगा इनका एलसीएम, 2 3 6, 3 1 3, 6 1 6, 1 1 1, 3 1 4, तो 4/6। अगर C ऊपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा 4, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 माइक्रोफैरड, या लिख सकते हैं 1.5 यानी 1.5 माइक्रोफैरड। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब जब ये सॉल्व हो गया तो इसका एक नया डायग्राम बनाएं। कहाँ बनाए, जगह ये नहीं बचा, कहाँ बनाए भाई, चलो यहीं पे छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। अब ये एक इसका हो गया 1.5 यहाँ से, फिर ये दोनों जाके 2000 वोल्ट से जुड़ गए। इसको जब हल किए तो 1.5 माइक्रोफैरड आया, जो कि इस डायग्राम को एक नए चित्र की सहायता से समझा रहे हैं। 2.5 माइक्रोफैरड, ये इसका यहाँ पे 2000 वोल्ट। अब आपको इस टाइप का चित्र मिल गया। अब हमें चित्र ऐसा मिल गया। अब पूछा क्या है, अभी तो तुल्य धारिता ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ 1.5 माइक्रोफैरड था और यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैरड। देख रहे हैं कि इसका एक सिरा और इसका एक सिरा एक पॉइंट जुटे हैं यहाँ पर, और इसका एक सिरा एक पॉइंट जुटे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो C' मान लेते हैं इनकी धारिता है, तुल्य धारिता। तो C1 प्लस C आया था ना, C प्लस C3, ये आपका C3 था। तो C कितना है, 1.5 प्लस 2.5, C3 है आपका। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारिता प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए इस बात को, फिर स्लिप करके आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी तुल्य धारिता कितना होगी, 4 माइक्रोफैरड। इसको हमने सॉल्व करके एक नया डायग्राम बनाया जो कि 1.5 माइक्रोफैरड था। ये और ये दोनों समांतर क्रम में थे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक। तो 4 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारिता आई है, ठीक है। संपूर्ण धारिता हमें ज्ञात हो गया। अब इसको हम स्लिप कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं स्लिप कर दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तुल्य धारिता कितना है? सी डैश बराबर 4 माइक्रोफैराड, चूंकि इसका इस यूज होगा। ठीक, अब अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है आवेश और संचित ऊर्जा। इस संयोजन का आवेश बताना है और संचित ऊर्जा। तो जब धारिता प्राप्त हो गई है तो Q बराबर क्या होता है? सी भी। Q बराबर क्या होता है? सी भी। तो Q बराबर सी आपका 4 माइक्रोफैराड आया है, और इसको फैराड बदलें 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। अब वोल्टता आई है 2000 वोल्ट, यानी 2 × 10⁻³ वोल्ट है ना भाई। 2000 है तो 1 2 3 10⁻³ कर सकते हैं। तो 6 में से 3 गया 6, 2 चौके हो जाएगा 8, 8 × 10⁻6 में से 3 गया -3, इतना कूलाम आएगा, इतना कूलाम इसका आवेश आएगा। अब संचित ऊर्जा पूछा है, U बराबर होता है, यहां मैं कर दे रहा हूं, तो U बराबर होता है 1/2 QV। U बराबर 1/2 Q कितना है आपका? 8 × 10⁻³ और V कितना है? 2000 वोल्ट। ये हो जाएगा 2 चौके 8, काट देंगे आराम से। ये हो जाएगा यहाँ से, इस जगह से लगा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर 4 × 10⁻³ गुणे 2 × 10⁻3, 1 2 3 0 दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से ये 2 है बच्चा, 10⁻³ और +3 ये खत्म हो जाएंगे, तो U बराबर आएगा 4 दूनी 8 जूल। ये 10⁻³ प्लस है, ये -3 है, तो 8 जूल इसकी ऊर्जा आएगी। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर संपूर्ण आवेश इसका आएगा 8 × 10⁻³ कूलाम और संपूर्ण ऊर्जा आएगी 8 जूल। ठीक है, इतना कार्य होगा। स्लिप करें, ये भी समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 माइक्रोफैराड वाले पर संधारित्र पर आवेश। दूसरा भी आपका खत्म हो गया। अब पूछ रहा है 2.5 माइक्रोफैराड वाले पर कितना संधारित्र पर कितना आवेश है। तो 2.5 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आवेश है? तो Q बराबर होता है CV। ठीक है, अब ध्यान देना, जो अगला चित्र बनाए थे, जो वोल्ट यहाँ पर होगा, हमने बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज इज कांस्टेंट। देन 2000 वोल्ट यहाँ होगा तो 2000 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जाके बट गया भले इन दोनों में, परंतु यहाँ पर 2000 वोल्ट इस करंट इस दिशा में भी 2000 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 2000 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ लो ध्यान से। 2000 वोल्ट इसमें, 2000 वोल्ट इसमें, यहाँ 2000 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। ये दोनों जो हमने एक नया चित्र बनाया था, ऐसा ऐसा करके बनाया नहीं था। ठीक है, तो फिर ऐसे 2000 जोड़े थे, तो समांतर क्रम में दोनों थे। तो जब समांतर क्रम में होंगे तो इनका वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो Q बराबर C भी, C इसका है 2.5 माइक्रोफैराड और V कितना है? 2000 वोल्ट। ठीक है, ये आएगा यहाँ से इसको बदल दे, 10⁻⁻6 का गुणा करके इसको हम फैराड में बदल दे रहे हैं। ठीक है, गुणित 2000 वोल्ट यानी 2 × 10⁻3। ठीक, तो यहाँ से 2.5 दूनी हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 में से 3 गया 3, -3 कूलाम। ठीक है, 2.5 माइक्रोफैराड वाले पर आवेश हमने ज्ञात कर लिया, ये भी हो गया आपका। ठीक, अब कह रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले पर, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, यानी 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आवेश होगा, ये कहानी समझने वाली है। स्लिप करें इसको। चलो, याद हो गया क्वेश्चन, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश पूछा है। चलो
तो 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश, 2 माइक्रोफैरड पर आवेश, यही पूछा था। अब ध्यान दो, यहां पर वोल्टता अलग अलग हो जाएगा, यहां पर भी अलग, यहां पर भी अलग। तो Q बराबर सी भी हम फार्मूला जानते हैं, केवल Q बराबर सी भी। इसमें C पता है परंतु भी नहीं पता है, C पता है परंतु भी नहीं पता है, भी कैसे निकालेंगे तब? या Q, या यहां पर हमने एक निकाला था, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो कांस्टेंट होता है। इसकी तुल्यधारिता जो हमने निकाला था वहां से हम निकाल सकते हैं। इसकी तुल्यधारिता कितना है? तो 1.5 माइक्रोफैरड। पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, पहले वाले में इसकी तुल्यधारिता हमने निकाला था 1.5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा वही आवेश यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो Q बराबर सी भी। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। V बराबर यहां से हो जाएगा Q बाई सी। और कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पर? कुछ छूट गया क्या? यहाँ पर देखो, गलती कर रहे थे हम। तुल्यधारिता जब हमें पता है तो Q बराबर हम सी भी कर देंगे, क्योंकि आवेश दोनों में कांस्टेंट रहता है। सी कितना है? 1.5 और भी कितना है? 2000। ठीक है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 0 1 0 मुक्त में, फिर उसके बाद पॉइंट, यानी 30,000 माइक्रो वोल्ट, सॉरी माइक्रो कुलाम। या हम बोल सकते हैं 3 गुणित 10 घाते -6, -6 गुणा करेंगे 10 घाते 3 चला जाएगा, -3 बचेगा कुलाम। तो ये रहा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे एक बार मिस हो जाता है, लेकिन जरूर पूछता है। यूपी बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस हम लेंगे किसी प्रीवियस लेक्चर में, किसी आने वाले लेक्चर में लेंगे जरूर और क्वेश्चंस। कुछ एनसीईआरटी में 2-4 है तो वो भी लगवाएंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपका, अब तो जगह बहुत है हमारे पास। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता बताइए। यहाँ पर भी क्वेश्चन ये ए और बी के बीच तुल्यधारिता, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, तुल्यधारिता बतानी है। ठीक है, तो पहले कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। ये 100 है, 100 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। ये सवाल हमने सारे कुमार मित्तल से लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन था, इसलिए हमने कुमार मित्तल से इसको सेलेक्ट किया है, ताकि सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाए। जिस बोर्ड में जिस टाइप का पूछता है हमने उस टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों, जो यहाँ से ये सिरा और यहाँ पर जुटा हुआ है, इसका ये सिरा यहाँ पर जुटा हुआ है, और ये दोनों एक के बाद एक जुटे हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये समांतर में है। तो पहले इसको हल करके एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं C1, C2, C3, C4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, तब इनकी तुल्यधारिता क्या होगा? C क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्वल टू 1/C2 कितना है? 200 माइक्रोफैरड है, प्लस C3 कितना है? 200 माइक्रोफैरड है ना। तो हर बराबर है, आराम से जुड़ जाएंगे। 200 200 1 1 2, 2/200 या 200 भाग देंगे, तो C जब ऊपर जाएगा 100 भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ से C बराबर आया 100 माइक्रोफैरड। अब नया डायग्राम हम बना सकते हैं क्या? तो जब नया डायग्राम बनाएंगे बच्चा तो ऐसे बनेगा।
नया सीरीज इस प्रकार से बनेगा, ए और बी। ठीक है, ये भी 100 हो गया, अभी हल किए, ये 100 था ही, और ये कितना है 100। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसका एक सिरा, ठीक है, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, यहां पर देखिए ये दोनों किस क्रम में हैं, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा यहाँ पर एक पॉइंट से जुट रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम संयोजन है। ये सी अभी आपने ज्ञात किया है 100 माइक्रोफैराड। अब लिखेंगे पुनः C1 व C समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता है। ठीक है, तुल्य धारिता हम मान लेते हैं 1 समांतर क्रम में है तो C डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगा C प्लस C था, ये C था और ये C1 था, C प्लस C1 दैट मीन्स 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200 माइक्रोफैराड। अब हमें एक नया चित्र मिला इन दोनों को हल करने के बाद, एक ये मिला और एक नया चित्र मिला, यहाँ पर ये है ए और बी, और ये कितना है 200 माइक्रोफैराड, C डैश है ये। ठीक है, और ये कितना था C4 100 माइक्रोफैराड था। अब यहाँ से देखिए ये दोनों किस क्रम में जुटे हुए हैं, देखिए इसका एक सिरा जो है यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, तो ये दोनों किस क्रम में है, अगर इसको खोल के अगर हम ऐसे कर दें किस क्रम में हो जाएंगे भाई, अगर इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे सीधा कर दें किस क्रम में इसका संयोजन होगा, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो 1/C डबल डैश मान लेते हैं, इनकी तुल्य धारिता होगी 1/C डैश प्लस 1/C4, तो 1/C डबल डैश यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इसके आगे तो नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/100, इनका एलसीएम हो जाएगा 200 होगा बच्चा, तो 200 एक कम 200, 100 का दे देंगे 2, तो 3/200। यहाँ से मैं क्या करूँ, अब ये हल ही हो गया है, सॉल्व हो चुका है, तो मैं इसको स्लिप कर दे रहा हूँ, क्यों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बाद में हमें कुछ बताना हो और तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट मीन्स C डबल डैश इज इक्वल टू ये 200 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो 200/3 माइक्रोफैराड, ये इसकी तुल्य धारिता होगी इस डायग्राम की ए तथा बी के बीच। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं आप। अब ये भी सॉल्व हो गया, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन होता जाएगा उसको हम स्लिप करते जाएंगे, इनका काम हो गया तो इनको स्लिप कर देंगे। अब हमारे पास बहुत जगह बचा हुआ है ना, क्वेश्चन भी तो दिखने में बड़ा दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए, इस क्रम का संयोजन है, ऐसा संयोजन है। फिर कह रहा है तथा ए के निकट संधारित्र पर कितना आवेश है, यानी ए के निकट क्या है, ए ये है, इसके निकट इस संधारित्र पर कितना आवेश है। कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं। तो पहले हम इधर से चलते हैं, इस चित्र को मैं यहां बनाना चाहूंगा एक बार फिर से।
दैट इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड है, ठीक। यहाँ पर भी, उसके बाद एक कैपेसिटर जुड़ने के बाद यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड है, सभी जगह 3 है। फिर यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड है। वाह क्या बात है, हर जगह 3 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड है, फिर यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड है। सही है। अच्छा मिस्टेक हो गया, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 3 माइक्रोफैरड। एक बार चित्र में मिलाकर फिर इसको स्लिप कर रहा हूँ। तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड है ये। एक बार मुझे देखना होगा, क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक से। जी ये दोनों 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड ये है और ये भी 2 ही माइक्रोफैरड है, ठीक। तो 3 माइक्रोफैरड, उसके बाद 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक। चलो अब इसको स्लिप कर रहे हैं। हमें बताना क्या है, ए बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। देन उसके बाद ए पर, ए के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, ये चीज पूछा है। इसको स्लिप कर रहे हैं। अब इसका काम नहीं है क्योंकि हमने इसके लिए एक दूसरा व्यवस्था कर लिया है। अब ऐसे डायग्राम जब आपको मिले तो आप यहां से नहीं हल करेंगे, आप यहां से हल करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक के बाद एक के बाद एक संधारित्र जुड़े हुए, यानी ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको हल करके एक नया चित्र बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, चूंकि 3 माइक्रोफैरड, या इसको मैं नाम दे दूं क्या, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अरे तो बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, हम नाम नहीं देंगे बच्चा, ऐसे ही करेंगे। हम यहां से देख रहे हैं बस, लूप 1 ले लीजिए, इसको लूप 2 ले लीजिए, ठीक। तो चूंकि लूप लेंगे तो कुछ चापला लगने लगेगा, चलो कोई बात नहीं समझने के लिए। चूंकि 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तब इनकी तुल्य धारिता मान लेते हैं वो आपका है C। तो C बराबर 3 माइक्रोफैरड, अच्छा श्रेणी क्रम में है तो 1/C, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्वल टू 3/3, या C इक्वल टू आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रोफैरड। अब बच्चा इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक कहानी सॉल्व हो गई। क्या आई है, एक आया है 1 माइक्रोफैरड। तो अब देखो इसको सॉल्व करते जाएंगे, चित्र को गायब करते जाएंगे। अब इस कहानी में यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर मिला है जिसका नाम है 1 माइक्रोफैरड। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, 1 यहाँ पर है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये C आपका ज्ञात हुआ है। अब देखो ये और ये, इस संधारित्र का ये सिरा, इस संधारित्र का ये सिरा इस एक पॉइंट पर है, इस संधारित्र का एक सिरा, इस संधारित्र का एक सिरा एक पॉइंट पर है। इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तब इनकी तुल्य धारिता, क्या हो जाएगी, समांतर क्रम में तो सीधे जुड़ जाएगा, C डैश मान लेता हूं,
सी डैश मान लेता हूँ, तो ये एक 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड क्या हो जाएंगे, 3 माइक्रोफैरड। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है, 3 माइक्रोफैरड, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 3 माइक्रोफैरड हो गए माफ कीजिएगा। अब इन दोनों को हल करने के बाद क्या आया, इन दोनों को हल करने के बाद यहाँ पर आया हमारे पास अब सॉल्यूशन 3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब वापस इस कहानी में आते हैं। यहां से ये दोनों एक के बाद एक जुटे हैं, एक के बाद एक जुटे हैं यहां तक। तो ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों हैं आपका श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भूत प्रेत पिशाच नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखना है, चूंकि 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता है, ठीक है। तो ये हो जाए, इसको मान लेते 1/c डबल डैश, सी हुआ था सी डैश, सी डबल डैश, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1/c डबल डैश यानी 3/3 c डबल डैश बराबर आएगा 1 माइक्रोफैरड। ये इसका आया, ठीक। सबका मैं डब्बा में बंद कर देता हूँ, ये इसका आया है और ये यहाँ पर ये आया था, ठीक है। अब बच्चा ये भी खत्म हो गई कहानी, कहानी एक ठो आई है हमारे पास। अब हमारे पास केवल एक कहानी आई है जिसका एक कैपेसिटर आया है जिसका नाम है 1 माइक्रोफैरड और ये सी डबल डैश है। अब देख पा रहे हैं आप, ये और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता है C ट्रिपल डैश, ये है 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड जो कि आएगा आपका 3 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र भी खत्म हो गया। अब आपका इसका एक आया है उत्तर, वो कितना है 3 माइक्रोफैरड। अब आप यहां से देखिए ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो चूंकि अब बचे कितने हैं, चूंकि 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता है। तो इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी C ट्रिपल डैश लेता हूं, C मतलब 3 C ट्रिपल डैश 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको हल करेंगे तो ये भी आएगा 1 माइक्रो 1/1 या क्यों कह सकते हैं C ट्रिपल डैश बराबर आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इसकी तुल्य धारिता क्या निकल के आई, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। दिख रहा है आपको, समझ आया बच्चों। तो इस पूरे संधारित्र की A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब पूछा है निकटतम, एक क्वेश्चन इसमें और था, A के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा, A के निकट यानी इस पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो ये तीनों किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, ठीक है। तो एक जो इसका धारिता आया है तुल्य धारिता, उसी को यूज करके हम निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको स्लिप कर दें, आप नोट कर लीजिएगा इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो भी आपको सुविधा में लगे। तो ए के बीच तुल्यधारिता क्या, कितना आवेश है, तो Q बराबर होता है बच्चों CV, ठीक है, Q बराबर CV। तो यहाँ पर भी तो नहीं है, इस पर कितना आवेश होगा, चित्रवा तो मिटा दिए हम पूरा, इसमें भी तो दिया ही नहीं, देखना पड़ेगा बुक में। अच्छा 200 वोल्ट है, ए और बी के बीच में जो शंट लगा हुआ है, जो भी वोल्टता लगी है वो 200 वोल्ट है। अब हम निकाल लेंगे, अब बड़े आराम से निकालेंगे। Q बराबर 1 और भी कितना है 200 वोल्ट, तो यहाँ से आ गया 200 माइक्रो कूलम। हो गया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अंतिम भी हो गया। आई होप सारे संधारित्रों का जो संयोजन था वो आपको हमने सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर कर दिए हैं। अब इस टाइप क्वेश्चन अब हम लेंगे तब जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज और संधारित्र और रेजिस्टेंस को एक साथ पढ़ लेंगे, C और R दोनों को, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को वापस से दोबारा लेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जब मौका लगता है तो अपना काम कर ही देते हैं, ठीक है। तो लगभग चैप्टर 2 आपका खत्म है, केवल न्यूमेरिकल बचा है, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स, जो कि कुछ न्यूमेरिकल हमने बाहर से लिया है, हम उम्मीद करते कम से कम 50 न्यूमेरिकल लगाना है इस चैप्टर में, कम से कम 50 न्यूमेरिकल्स हमको छूने ही हैं। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बचा है ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये आपका चीज एक ये बचा है, नंबर 1 बात। और कुछ तो नहीं बचा होगा, सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। और कुछ बचा है क्या, संधारित्र को एनर्जी भी पढ़ लिया था, हाँ यही केवल एक चीज बचा था, उसके बाद न्यूमेरिकल ही है। तो क्या कहते हो, अभी इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तो लिख कर ही देते हैं। चलो देखो, एकांक आयतन पर संधारित्र की ऊर्जा को, एकांक आयतन पर संधारित्र की ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको। चलिए, अब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर होता है 1/2 CV², ठीक है, 1/2 CV², आपने पढ़ा होगा, है ना। तो C बराबर क्या होता है, C बराबर, ये निर्वात में हम बात कर रहे हैं, εA/d और V², यहां पर लिख देना, चूंकि C = ε0A/d, ठीक है बच्चा, ठीक, पक्की बात। आगे चलते हैं, परंतु ये कहानी में ट्विस्ट ला देते हैं, परंतु हमने E बराबर क्या पढ़ा था, V बराबर पढ़ा था E/R, है ना, यानी E/d, तो पढ़ा था कि नहीं, आइए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 ε0A/d, V = E/d का होल स्क्वायर, ठीक है। तो U = आएगा बच्चा आपका 1/2 ε0A/d इंटू E² इंटू D², D² से एक D कैंसिल, तो नई चीज हमें मिल के आई, कहाँ लिखे, अरे यार ये तो जगह ये ले लिया बेचारा पूरा, चलो कोई बात नहीं, कौन रोक सकता है, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू करते हैं,
आई होप उधर दिख रहा होगा। चलो उधर ही चलते हैं, उधर वाली गली में ठीक है। तो u बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए इंटू डी, बच्चा ए इंटू डी क्या है? क्षेत्रफल गुणित डी, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों आ गया है ना। लंबाई चौड़ाई, डी क्या है? मोटाई है, समझो यहाँ पर। तो ए डी क्या है? क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि ए डी क्षेत्रफल, सॉरी माफ करना, आयतन है ना। अतः u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम भी लिख देते हैं। और जो वो वाला भी था उसको हमने इस चुंडी काट दिया है ताकि आपको नजर आए, ठीक। और हमने क्या कहा है कि एकांक आयतन पर, यानी भी, यदि भी बराबर 1 हो तभी तो हम प्राप्त कर पाएंगे। भी बराबर क्या हो? 1 घन मीटर हो या 1 घन इकाई हो। हमने क्या लिखा है फार्मूले में, इसके डेफिनेशन में? एकांक आयतन पर संधारित्र की ऊर्जा है, संधारित्र की संचित ऊर्जा लिखना चाहिए था। संधारित्र की संचित ऊर्जा, माफ करना, लिख लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एकांक आयतन पर संधारित्र की संचित ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो यहां से b बराबर 1 रख देंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यही संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, यही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। लगभग हमने पूरे टॉपिक, चैप्टर 2 का पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया है। अब हमारे हाथ में केवल एक चीज बचा है, NCERT का न्यूमेरिकल, जो कि कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो का वो सेशन रहेगा, जिसमें हम 1 घंटे का सेशन लेंगे। 1 घंटा हमने पूरा, ये निर्वात की बात हो रही है। इन एयर आर वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है, इसमें ये डेंसिटी होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम प्रीवियस लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करने वाले थे। शायद ये लेक्चर नंबर 8 था। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 9 पे हम न्यूमेरिकल है, जो कि NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे। हमारा बेस NCERT ही है, और NCERT सारे बोर्ड में चल रहा है, चाहे जो भी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, NCERT तो बेस ही है हमारा। तो ठीक है, तो हम NCERT ही पढ़ेंगे और चैप्टर 2 आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की बारी है, फिर इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये चीज़ें आपको आपके काम में आ रही है तो सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। अगर उनको भी समझ आ रहा है तो वो भी आगे शेयर करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाए, हम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों। धन्यवाद।